नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUV स्टडी चैनल में। तो हम लोग अब 4th सेमेस्टर का पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें आपके 2 पेपर हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, आइए हिंदी साहित्य का इतिहास का सिलेबस जान लेते हैं और इस सिलेबस के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य हमारी विषय है। ठीक है, तो कैसा पहले लिखा जाता था, किस प्रकार की रचनाएँ पहले लिखी जाती थी, किस प्रकार की रचनाएँ अब लिखी जा रही हैं। ठीक है, तो ये सभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए, इसमें पहली यूनिट है हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, तो हमारा हिंदी साहित्य हो गया। ठीक है, तो उसका काल विभाजन अब देख लीजिए, आपके पास मान लीजिए 900 वर्ष हैं। ठीक है, 1000 ईस्वी से माना जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो 1000 से लेके अभी तक आप देखिए 2024 तक, तो यहाँ तक आप देखिएगा, ठीक 2025 तक, तो ये आपका 1025 वर्ष हो गए। ठीक है, तो अब इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार का साहित्य लिखा गया होगा। ठीक है, तो हर समय का साहित्य अलग-अलग होता है। जैसे मैंने आप लोगों को आदिकाल पढ़ाया, भक्तिकाल पढ़ाया, रीतिकाल पढ़ाया। ठीक, तो आदिकाल में वीर गाथात्मक रचनाएँ लिखी गई, भक्तिकाल में भक्तिपरक रचनाएँ लिखी गईं, रीतिकाल में श्रृंगारपरक। ठीक है, तो ऐसे करके तो ये सभी एक काल हैं। ठीक है, तो अब इनका हम लोग अगर विभाजित नहीं करेंगे तो फिर एक इतना लंबा चौड़ा इसको याद करने में, इसको पढ़ने में सुगमता नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सबको डिवाइड करके और उनका नाम रख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तो ये हो जाएगा हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, पहला वीडियो, पहला लेक्चर हम लोग इसी पे देखेंगे। ठीक है, फिर अगला है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार। जैसा मैंने आपको बताया है कि हिंदी साहित्य में 4 कालखंड हुए हैं। वैसे कई इतिहासकारों, कई साहित्य इतिहासकारों ने काल विभाजन और नामकरण अपने अनुसार किया है। ठीक है, किसी ने 4 काल माने हैं, किसी ने 5, किसी ने, ठीक है, बहुत सारे काल माने हैं। तो लेकिन जो सर्वमान्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, वो यही है। तो उन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो उसमें आदिकाल, तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रवृत्तियाँ मतलब किसी भी काल में लिखी जाने वाली रचनाओं के सामान्य गुण, कि सामान्यतः क्या लिखा जा रहा था, उनकी रचनाओं में सामान्य गुण क्या मिल रहे थे। ठीक, तो उन्हें ही हम लोग प्रवृत्तियाँ कह देते हैं। तो वो हमें देखना है। ठीक है, सभी कालों की, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सभी की, इनमें इस कालों में मुख्य रूप क्या था। ठीक है, सब चीज़ों में क्या समानता थी, उस दौरान में किस-किस प्रकार के गुण पाए जा रहे थे। ठीक है, किन-किन मुख्य बिंदुओं पर रचनाएँ लिखी जा रही थी। तो ये सभी प्रवृत्तियों के अंतर्गत आएँगे, वे सब हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद जैसे भक्तिकाल एवं रचनाकार, प्रवृत्तियाँ हम लोग देखेंगे। फिर रचनाकार, रचनाकार में ये है कि भक्तिकाल में जैसे कबीरदास हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, मीराबाई हुई, कई कई रचनाकार हुए। ठीक है, तो उनकी हम लोग रचनाएँ देखेंगे और उन्होंने, उनका जीवन वृत्त भी थोड़ा बहुत देखेंगे और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार की रचनाएँ लिखी, वे भी देखेंगे। तो ये होगा। और एक बात मैं और बताता हूँ, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, ठीक है, ये क्लासेज़ और ये सत्र 4th सेमेस्टर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अभी 5th सेमेस्टर में भी ये कुछ-कुछ देखने को मिलेगा। और अभी आप कुछ लोग हिंदी साहित्य से ही सोचेंगे एमए करने के लिए, नेट जेआरएफ करने के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया 4th सेमेस्टर में अच्छे से मेहनत कर लीजिए, इससे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार भक्तिकाल और रीतिकाल हमें पढ़ना है। दूसरी यूनिट में भक्तिकाल की ही जो शाखाएँ मैंने आपको बताई थी, सगुण भक्तिधारा और निर्गुण भक्तिधारा। ठीक है, सगुण में कृष्ण भक्तिधारा और राम भक्तिधारा, और निर्गुण में सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ हम लोग भक्तिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर तीसरी इकाई है आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो जब रीतिकाल समाप्त हुआ, आधुनिक काल आया। ठीक है, तो आधुनिक साहित्य लिखा जाने लगा, लेकिन कैसे परिस्थितियाँ बनी, कैसे आधुनिक काल प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो उसकी पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। फिर उसके अंतर्गत
भारतीय युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, छायावाद हुआ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सभी युग आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। फिर इकाई 4 है कहानी विकास। इसका अर्थ हुआ, देखिए हमारे हिंदी साहित्य में कई विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, ठीक है, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, ठीक है, बहुत सारी विधाएं हैं। लेकिन आपके में 4 विधाएं दी गई हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। ठीक है, तो इनका हम लोगों को देखना है कि किस प्रकार से कहानी विधा का प्रारंभ हुआ, ठीक है, और किस प्रकार से पहले कहानियाँ लिखी जाती थी, उसका धीरे धीरे विकास कैसे होता गया, कैसे कहानियाँ पहले आदर्श कहानियाँ लिखी जाती थी, अब यथार्थ कहानियाँ कैसे लिखी जा रही हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे विकास होता चला गया वो देखेंगे। कैसे, मान लीजिए कहानी जो है, मैंने आप लोगों को शायद सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया भी था, आप में कहानी थी ना, ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कहानी का इतिहास। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि कहानी जैसे 3 युग होते हैं, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक है, तो प्रेमचंद पूर्व युग में किस प्रकार की कहानी लिखी गई, किस किस प्रमुख कहानीकार ने कहानियाँ लिखी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग कहानी का पूरा विकास देखेंगे, उपन्यास का, नाटक का, निबंध का। ठीक है, इसी प्रकार ये सभी हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। आप लोग हमारे पास समय काफ़ी है, तो हम लोग आराम से लेके इसे चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ग्रंथ हैं, तो इस पे मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो इसमें ये बुक है ही, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कि कौन कौन सी बुक आप पढ़ें। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक पेपर है, इसका पेपर कोड है BAS 222। ठीक है, अब एक और है हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, उसका सिलेबस हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।